ऑलराइट, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू स्टार्ट। आज है हमारा लोअर बॉडी का पार्ट। और यूजुअल हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वाट्स, फ्री हैंड स्क्वाट्स से स्टार्ट करते हैं। और जैसे हमें हमारे ट्रेनर ने बताया था वैसे ही फॉलो थ्रू करते हैं एक्सरसाइज को। मगर आज मुझे लगता है कि मुझे थोड़े से चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि लेग्स के दौरान इतनी थकावट सिर्फ तभी होती है जब आपके जॉइंट्स पे भी उतना ही असर आ रहा हो। मेरे घुटनों पे भी ज़्यादा असर आ रहा है, हो सकता है वो रनिंग की वजह से हो सकता है ज़्यादा लिफ्टिंग करने की वजह से हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आज के लिए मैं अपनी पुरानी एक्सरसाइज को दोबारा एक्सपीरियंस करूँगा, पुराने रूटीन को दोबारा एक्सपीरियंस करूँगा। पुराना रूटीन यानी कि पहले स्मिथ मशीन पॉज स्क्वाट्स, क्योंकि मेरे क्वाड्स इतने एक्टिवेट नहीं हो पा रहे करंट एक्सरसाइज में, इसलिए मैं अपने स्मिथ मशीन पॉज स्क्वाट्स लगाऊंगा। पूरा नीचे बैठेंगे ताकि हमारे क्वाड्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू एक्सटेंशंस। ठीक है, एक्सटेंशंस करेंगे, साथ में सीसी स्क्वाट्स करेंगे, और उसके बाद वी डू कर्ल्स, और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो वी डू काव्स, ईदर वी डू काव्स और वी डू एडक्टर्स एंड एबडक्टर्स। एक्चुअली जो एडक्टर्स और एबडक्टर्स वाली मशीन है ना, उसको अगर आप देखो तो ऐसा लगता है थोड़ी फेमिनाइन मशीन है। मतलब कुछ ऐसा लगता है कि खाली वो मशीन लड़कियों के लिए बनी हुई है, यानी वुमेन के लिए बनी हुई है ना। अगर ऐसा नहीं है, सेम मसल्स ह्यूमन में बोथ फीमेल और मेल में होती है, मोस्टली सेम मसल्स। ठीक है, मोस्टली क्या, एनाटॉमी मोस्टली सेम ही है। ठीक है, मसल्स आपको सेम मिलेंगी, बट मसल का साइज वेरिएंट करता है। ठीक है, हड्डियां सेम मिलेंगी, हर चीज सेम मिलेगी। ठीक है, एक मुझे अपडेट देना है कि जो मेरा करंट शेड्यूल है ना अपर लोअर का, थोड़ा सा भारी पड़ रहा है मेरे ऊपर। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर हम लोग बल्क कर रहे हैं, मान लेते हैं, है ना। बल्क करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को ज्यादा वॉक वगैरह कुछ करना नहीं है ना। हम लोग को अपनी एनर्जी उल्टा हमें मिलेगी फूड से। सॉरी, राइट। मगर कट के दौरान क्या होता है, हम लोग जब कट कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी एनर्जी लो रहती है, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों को रनिंग या फिर वॉकिंग भी करनी है, तो उसकी वजह से हमारी एनर्जी और लो हो जाती है। अब अगर हम लोग पूरे हफ्ते की एक्सरसाइज एक दिन में कंसाइज कर देते हैं, मतलब एक दिन ही मल्टीपल एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम लोग, 18 से 20 सेट लगा रहे हैं, उसकी वजह से कंसाइज करने की वजह से हमारी हो सकता है ग्रोथ हो, लेकिन थकान एकदम अव्वल दर्जे की महसूस होती है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और मसल बिल्डिंग की एक बात होती है, अगर आप ओवर ट्रेन करते हो ना, तो एक समय के बाद आपके फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलती मसल्स को। मतलब फैट तो आपकी बॉडी में डायरेक्टली स्टोर हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एक तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन रिजर्व्स। तो ग्लाइकोजन एक तो रिजर्व में, एक तो ग्लाइकोजन रिजर्व्स में कुछ भाग जाता है, एक करंट एनर्जी में कुछ भाग जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। प्रोटीन्स मसल बिल्डिंग में काम आते हैं। अब मसल हमने बिल्ड कर ली, वो भी तो एक एनर्जी का सोर्स है। अगर फैट की लेयर कम हो गई, एनर्जी की लेयर कम हो गई, तो फिर प्रोटीन पे जाएगा असर, मतलब कि मसल पे जाएगा डायरेक्टली असर। और अगर मसल टूटना स्टार्ट हुई तो आपकी बॉडी बिल्डिंग करने का कोई मतलब नहीं है ना। अगर आपकी एनर्जी लेने के लिए आपकी बॉडी मसल्स को ब्रेक डाउन कर रही है, तो आपका साइज बढ़ने की बजाय आपका साइज कम हो जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी भाई। ठीक है, मैंने कल बैठ के, मैंने परसों बैठ के इसके ऊपर रिसर्च करी। और बैठ के मतलब इतना टाइम मैंने कंज्यूम नहीं किया इसके अंदर, 1.5-2 घंटा मैक्सिमम, है ना। रिसर्च करी मैंने, इसके आर्टिकल्स पढ़े मैंने, रिसर्च पेपर्स पढ़े मैंने, वीडियोस देखे। तो कट के दौरान ना, जो आपका अपर और लोअर डे होता है वो थोड़ा हैवी पड़ता है बॉडी पे। बात ये है एक्चुअली में, ठीक है, हैवी पड़ता है बॉडी पे। पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर लिया मैंने, मेरे को एक्सपीरियंस करना था। और मैंने बात भी देख ली कि क्यों होता है ऐसा, है ना। अ, अब हम, आज तो हम लोग लास्ट बार लोअर बॉडी पार्ट कर रहे हैं, कल से हम दोबारा अपना पुराने वाला शेड्यूल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, या तो हम लोग पुश पुल लेग्स कर सकते हैं, या तो हम लोग वही वाला चेस्ट बैक आर्म्स और लेग्स, ये वाला हमारा शेड्यूल बहुत अच्छा था। इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको कि मैंने क्यों अपर एंड लोअर स्टार्ट किया। इसका रीज़न ये है कि मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं जिम करते हुए। मैंने आज तक अपर और लोअर का स्प्लिट कभी ट्राई नहीं किया था। इसके अलावा मुझे इसका एक्सपीरियंस लेना था कि मेरी बॉडी के ऊपर क्या एक्सपीरियंस आता है, और मेरी बॉडी के ऊपर 3 दिन के अंदर एक्सपीरियंस आना स्टार्ट हो गया।
हालाँकि अगर आप देखो ना तो ओवरऑल आपको जो टाइम कंज़म्पशन है पूरी जिम के सेशन के अंदर आपको सेम मिलता है। मतलब एवरेज पौने 2 से 2 घंटा ही लगेगा आपको। लेकिन आपका जो फ़ोकस है ना मन का जो फ़ोकस रहता है कि भाई मेरे को चेस्ट करनी है, बैक करनी है, आर्म्स करने हैं, शोल्डर करने हैं और मतलब दोनों आर्म्स करने हैं और फिर अगले दिन का भी देखना है। तो उसकी वजह से ना आपका ध्यान भटकता है और आप करंट एक्सरसाइज पे पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते। एक्चुअली यही बात है। तो अगर मैं मान लो कि पहले मैं चेस्ट किया करता था, चेस्ट एंड शोल्डर्स है ना, तो मेरे को क्या सोचना है भाई, दो दो या फिर तीन एक्सरसाइज मैंने चेस्ट की कर ली, दो एक्सरसाइज मैंने शोल्डर कर ली, चलो यार, ऐसा होता था ना। लेकिन अब क्या होता है, 6 सेट मेरे को चेस्ट के लगाने हैं, देन बैक के लगाने हैं, शोल्डर के लगाने हैं, बाइसेप्स के लगाने हैं, ट्राइसेप्स के लगाने हैं। उसके बाद फिर अगर मुझे वॉक मिलेगा टाइम तो वॉक भी करनी है, फिर मुझे पोजिंग वगैरह भी करनी है। तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है फॉर अ गाय हु हैज ऑलरेडी लेस टाइम and who is already losing his weight or losing or cutting his own fat, right? इसमें एक बात और रहती है, अगर आपका जिम का टाइम बढ़ जाता है ना तो आपको कार्डियो की एक्टिविटीज करने का बहुत कम टाइम मिलता है, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है। ऑफ कोर्स मैं उनको नहीं बोल रहा जो लोग घर पे वेले बैठे रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। अगर जिनके पास जिंदगी में कुछ है करने को, वो भाई अपर एंड लोअर स्प्लिट ना तैयार करें। अगर कर भी रहे हैं तो अपर लोअर छुट्टी ऐसा करें, मेरा ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो मैं आज का आपको एक शेड्यूल बताता हूँ आपको, मैंने क्या है आज का शेड्यूल। मॉर्निंग में मैं 4:30 बजे उठा हूँ और सब कुछ करने के बाद कॉफ़ी, आइस वाटर का फेस स्प्लैश और फ्रेश व्रेश होने के बाद मैं रनिंग करने गया, ठीक है। रनिंग करके मैं आया, ठीक है। यूजुअली मैं करता हूँ आने के बाद ORS का घोल पीता हूँ और अलग से दूसरे गिलास में मैं कैफ़ीन की डोज लेता हूँ, 150 mg कैफ़ीन की, है ना। आज मैंने क्या किया, आज मैंने दोनों को मिलाया, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रोलाइट का शरबत टाइप का बना है। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, अगर मुझे टेस्ट पसंद नहीं आया तो मैं कल से दोबारा स्प्लिट कर दूंगा इसको। ज़िंदगी ऐसे चलती है, आपको अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसको कंटिन्यू करते हो, कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो आप उसको छोड़ देते हो। मगर बात इसमें ये होती है कि आवाज़ आई मुझे कुछ, खैर। मगर बात इसमें ये होती है कि आपको अ, हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। अपना शेड्यूल फॉलो करिए, लेकिन साथ साथ में कुछ नई चीज़ें ट्राई करने की भी कोशिश करिए, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट पौने 7 या फिर 7 बज चुके हैं, मैं इसको पीता हूँ, जिम के लिए रेडी होता हूँ और मैं लेग्स के लिए निकलता हूँ। आज मुझे एक प्रोटीन के बारे में आने के बाद बात करनी है कि प्रोटीन इतना महंगा क्यों हो रहा है इंडिया में, है ना। यूजुअली मैं इसको थोड़ा सा टेलर सा या फिर कुछ टीजर टाइप का दे देता हूँ। यूजुअली 6 महीने पहले जब मैं आइसोलेट लिया करता था, तब जो प्रोटीन की कीमत थी, मेरे वाले ब्रांड की जो प्रोटीन की कीमत थी वो थी 1700, 1800 या फिर 1900 के आसपास में। और 1900 में मुझे आइसोलेट भी मिल जाता था और 100 ग्राम मुझे क्रिएटिन भी मिल जाता था। लेकिन अब सेम ओनली प्रोटीन के प्राइसेस 2750 रुपये है। इसका रीज़न क्या है असली में, तो मैं आने के बाद बात करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। एक इसके बारे में बात करनी है और एक फॉरेन एक्सचेंजेस के बारे में बात करनी है मुझे, ठीक है। तो याद दिलाइएगा, मुझे बात करनी है। तो मैं भी रेडी होकर जिम के लिए निकलता हूँ, चलिए बाय।
ओके 3 और। एक और। और एट लास्ट सेट 35 kg। एक और। ओके 3 सेट इसके करते हैं और इसके बाद सुपर सेट आ जाएंगे 60 स्क्वाट्स का। और 3 सेट करने के बाद, ओवरऑल 3 सेट करने के बाद हम लोग हैम्स करेंगे कर्ल्स पे, देन वी डू एडक्टर्स एंड एब्डक्टर्स। ओके सो 80 किलो, वेल रेस्टेड, लेट्स स्टार्ट। Okay, 2 और। That's up. Okay. Okay. Okay, 3 और। Okay.
Get the water. Like that. 90 किलो लास्ट तक ऐसे Okay. 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 Okay, no more. एक और Okay. Let's go. That's it. Okay. Okay, again you have to do this. Third set.
ओके, ड्रॉप सेट 60 किलो, 20 किलो ड्रॉप। ओके, that's it. Let's go. Okay. Okay, oh fuck. Inner thighs. Okay. Okay. ओके, 1 मिनट का रेस्ट, एक और सेट करेंगे, फिर ट्राई करते हैं, फिर improve करते हैं। Okay. Oh. Cramp. Okay. Ignore. Okay. Okay. ठीक है।
Oh fuck. Okay, carbs. That's it. Enough rest. Alright. 10 किलो वेट बढ़ाया. नीचे और नीचे और. Okay, but okay. 65 kgs. Okay. 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 All right. Let's see कितनी प्रोग्रेस करी हमने 2 दिन में.
क्वाड्स फ्लेक्स। थोड़ा क्लोजअप से दिखाता हूँ। और यहाँ से बढ़िया दिखेगा। खतरनाक पंप आ रखा है मेरे क्वाड्स में। और हैम्स का देखते हैं। हैम्स की मुझे फ्लेक्स करना सीखना होगा, ऐसे ही होता है शायद। और ये लाल सा दाग है, जा नहीं रहा, इसलिए 2-3 बार से देख रहा हूँ इसको। Calves. Alright, let's go. Alright, we are back home. तो आज हम लोगों ने अपना पुराना वाला रूटीन दोबारा फॉलो किया और इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पूरे क्वाड्स पे है, तो हम लोग उसको क्वाड्स फोकस्ड डे कह सकते हैं। और ये वर्कआउट हमारा जल्दी ख़त्म हो गया, अराउंड 1.25 घंटे के अंदर, और हम लोगों ने 15 मिनट स्ट्रेचिंग करी। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9। हम लोग निकले थे 7:15 बजे करीबन, राइट। तो ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, तो हमारे पौना 2 घंटा करीबन हम लोगों ने घर के बाहर बिताया है, इंक्लूडिंग द जिम, स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप तो मैं हमने किया नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सरसाइज है लेग्स की, ये उतनी कारगर नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये उतनी ओवरऑल लेग्स के लिए इतनी कारगर नहीं है, या फिर हो सकती है यार इसकी डेवलपमेंट ना मुझे डे टू डे नहीं, वीक टू वीक देखनी पड़ेगी, तभी पता लगेगा इसकी डेवलपमेंट। क्योंकि मैंने आज अपने एडक्टर्स और एडक्टर्स दोनों मसल्स को ऐड किया है करने के लिए, स्पेशली इन आइसोलेशन मोड। ठीक है, जो उसकी मशीन होती है ना, मैं यूजुअली उसको करता नहीं था, मैंने 1 या 2 बार ही करी है उसको ज़िंदगी में, और अब से मैंने उसको रूटीन में ऐड कर लिया है, अगर मैं यही वाला रूटीन अपनाता हूँ तो। एक चीज़ और है, क्वाड्स पे फोकस करने के लिए जो सीसी स्क्वाट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग देता है, बट मुझे स्ट्रेचिंग के साथ साथ ना प्रोटीन गोल भी पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी मसल लॉस ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जब प्रोटीन की बात आई गई है तो मैं जो सुबह वाला टॉपिक था उसको कंटिन्यू करता हूँ। सुबह मैं बात कर रहा था कि वाई द प्राइसेस ऑफ प्रोटीन आर सो हाई नाउडेज, है ना। मतलब कि प्रोटीन के प्राइसेस अभी इतने चरम पे कैसे पहुँच रहे हैं ना। जो मेरा नैक्प्रो का प्लैटिनम प्रोटीन आया करता था, लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर नहीं, अभी मार्च अप्रैल की बात है जब मैंने उसको खाना छोड़ा है, तब तक वो था अराउंड 1800 फॉर केजी, 1 kg के लिए। और अब ये प्राइस 2700 पर केजी पहुंच गया है, तो समझ रहे हो आप, मतलब ऑलमोस्ट 900 रुपये हाइक हो गया है विद इन मंथ्स। तो सिर्फ इसी प्रोटीन का हाइक नहीं हुआ है, आप किसी भी ब्रांड को देखोगे ना, दिन पर दिन और डे पर डे या फिर मंथ पर मंथ उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे मैं मानता हूँ कि 2 कारण हैं। ठीक है, पहला कारण तो ये है कि हम लोग इंडिया में ना, मोस्टली इंडिया में वे प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, फिल्ट्रेशन होता है एक्चुअली वे प्रोटीन का। तो फिल्ट्रेशन इंडिया में मोस्टली नहीं होती। इंडिया के जो ब्रांड्स होते हैं क्या करते हैं, बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, रॉ वे मंगाते हैं। ठीक है, रॉ वे क्या होता है, वो फिल्टर्ड मटेरियल होता है, उसकी वजह से उनके कॉस्ट बच जाता है। ठीक है, अब उन्होंने रॉ वे मंगा लिया, अब इसी रॉ वे को वो लोग कॉन्सेंट्रेट बोल के बेच दें, या फिर और फिल्टर करके आइसोलेट बोल के बेच दें, या फिर एज इट इज रॉ वे बोल के भी बेच सकते हैं, या फिर उसमें कुछ और ब्लेंड करके उसको ब्लेंड बोल सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे नैक्प्रो कंपनी लेते हैं, ठीक है, तो अगर वो कंसेंट्रेट करके बेचते हैं, मतलब एक बार एक फिल्ट्रेशन मेथड उन्होंने अपना लिया, तो उसको कंसेंट्रेट बोल के बेचते हैं, उसके अराउंड कितना 80% करीबन उसके अंदर प्रोटीन होगा, 78 या फिर 80% करीबन, है ना। उसको और ज़्यादा फिल्टर कर दें तो उसके अंदर आइसोलेशन आ जाता है, मतलब कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहता है और इम्प्योरिटीज़ हट जाती हैं, उसकी वजह से उसको आइसोलेटेड बोलते हैं। 90 से 92 या 92 ग्राम्स पर 100 ग्राम हमको प्रोटीन मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड होता है, काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है आइसोलेट। जब आप प्रोटीन खरीदते हो ना, तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी आपको।
मतलब कि आपके पास कितना बजट है, पहली बात तो ये है ना। आपकी दिन की रिक्वायरमेंट कितनी है प्रोटीन की, दूसरी रिक्वायरमेंट, और क्या आप सप्लीमेंट से ही प्रोटीन लेना चाहते हैं, या फिर आप अदर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम खाना पीना खाते हैं, उससे क्या हमारी डाइट में प्रोटीन आ रहा है। अगर प्रोटीन नहीं पूरा हो पा रहा है तो ही हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को देखना चाहिए। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन मतलब हमारा वे प्रोटीन, पी प्रोटीन, सोए प्रोटीन, या फिर केसीन, है ना। ये तो ऑल्टरनेट सोर्सेस। तो एक हमने कंसनट्रेट की बात करी, एक आइसोलेट की बात करी, एक होता है नैप्रो का टाइटेनियम। टाइटेनियम में क्या करते हैं वो लोग, थोड़ा बहुत आइसोलेट कर डालते हैं, बचा कुचा पाउडर, थोड़ा बहुत कंसनट्रेट डालते हैं, थोड़ा वे ब्लेंड डालते हैं, और तीनों को मिक्स करके टाइटेनियम के नाम से बेच देते हैं, ठीक है। और एक होता है 100% वे। उसमें क्या होता है, वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता, लेकिन वो रॉ वे मंगाते हैं बाहर से, उसी को एज इट इज़ बेच देते हैं। एक होता है ब्लेंडेड वे, जो और सस्ता मिलता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, अराउंड 68 या फिर 70% करीबन। तो जैसे जैसे वे की मात्रा प्रोटीन में कम होती जाती है, वैसे वैसे उसका प्राइस भी कम होते जाता है, ठीक है। अब मैं ये बात करता हूँ कि वे के प्राइसेस इतने चरम तक क्यों पहुँच रहे हैं अभी, मतलब इतने 1000 1500 का अंतर क्यों आ रहा है पिछले कुछ ही मंथ्स में। रीज़न ये है कि बाहर के जो मैन्युफैक्चरर है ना, उन्होंने वे बेचना ही भारी कर दिया है इंडिया के इम्पोर्टर्स के लिए। उन लोगों ने उस सोर्स एट द सोर्स प्राइसेस बढ़ा दिए, है ना। तो जैसे हम लोगों की जॉब्स में ही होता, टीडीए बोलते हैं कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, है ना, ये होता है ना। टीडीएस, सॉरी टीडीएस काट दिया, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। तो वैसे ही उन लोगों ने अपने प्राइसेस ही बढ़ा दिए, तो जितनी भी कंपनीज इंपोर्ट करती हैं प्रोटीन को, रॉ वे को, उन सब के प्राइसेस हाइक हो गए। एक कंपनी है मसल ब्लेज, है ना, वो शायद इंपोर्ट नहीं करती, वो लोग यहीं पे करते हैं हर चीज़ें, तो उनके प्राइसेस आप देखोगे ना, उनके प्राइसेस, जबकि वो इंपोर्ट नहीं करते, वो खुद ही बनाते हैं, बट वो फिर भी आ, अपने प्राइसेस कंपटीशन में रखने के लिए अपने प्राइसेस हाइक कर देते हैं। एक इसमें दूसरा फैक्टर आता है मिल्क का प्राइस, क्योंकि सारे वे प्रोटीन मिल्क से ही बनते हैं, इसीलिए जो मिल्क का प्राइस होता है, अगर वो बढ़ गया है ना, मतलब मान लो कि पहले हमारे यहाँ कितने टोन्ड दूध 23-24 रुपए आधा लीटर आता था, अभी 28 रुपए क्या हो गया है ना, 5 रुपए बढ़ गया है। तो जितना ज़्यादा दूध का प्राइस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वे बनाने के लिए भी महंगा होगा, है ना। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और एक तीसरी बात है जिसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इंडिया की कंपनी बाहर यूएस की कंपनी से कोई वे को इंपोर्ट कर रही है, या फिर जर्मनी से वे को इंपोर्ट कर रही है, तो इसमें क्या होता है कि डॉलर और रुपीस का, या फिर यूरो और रुपीस का एक्सचेंज होता है। अब मानते हैं कि जो एक रुपी है वो अराउंड 80 रुपीस पर डॉलर है ना। अगर इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मतलब आर गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, आरबीआई है, सेंट्रल बैंक तो आरबीआई हमारा, है ना। अगर इंडिया का जो आरबीआई है, अगर हमारी प्राइस को डिफ्लेट करता है, मतलब कि हमारी प्राइस को गिराता है, गिराता मतलब इन द सेंस कम नहीं करता, गिराता मतलब बढ़ा देता है। बढ़ाने से क्या होगा, जो बाहर की कंपनीज हैं वो हमसे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगी। इसका रीज़न ये है कि उनको सस्ते सस्ते दाम में अच्छा खासा एक्स्ट्रा 20 रुपए का एक्स्ट्रा उनको माल मिल जाएगा। हमारे लिए एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। हमारे लिए एक्सपोर्ट बढ़ रहा है मतलब कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, प्रोडक्शन बनेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे नौकरियां ऊपर जाएंगी, ठीक है। अब मान लो, अगर आरबीआई जो है वो डिसाइड करती है कि नहीं, मुझे 1 रुपए के बदले 80 रुपए या फिर 100 रुपए नहीं देना, मुझे 1 रुपए के बदले 1 रुपए के बदले 1 डॉलर देना है, मतलब 1 डॉलर की वैल्यू 1 रुपए। जैसे हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, तो हम लोगों ने यही माना था कि 1 डॉलर की वैल्यू 1 रुपए होगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग देश में आगे बढ़ते रहे टाइम में, वैसे वैसे हमारे 1 डॉलर की वैल्यू अभी जाके 80 या फिर 85 के आसपास है, 85 के आसपास है। अब मान लो एक एक आप सिनेरियो मानो, ठीक है। सिनेरियो ये है कि अगर मान लो दोबारा हम लोग पूरी चीज़ें रीसेट करते हैं, ठीक है, हर चीज़ रीसेट कर दी हम लोगों ने। हमने मान लिया कि 1 रुपए की कीमत 1 डॉलर है, मतलब 1 डॉलर में हमको 1 रुपए मिलेगा, ये मान लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा ये सोचिए, जो बाहर जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, फॉरेनर्स को हमारे आइटम मंगाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा हमको पैसे देने पड़ेंगे इंपोर्ट कराने के लिए, ठीक है। हमारे लिए इसमें नुकसान क्या है, पहली बात ये है कि हम लोगों का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा।
फॉरेनर्स तो खरीद नहीं रहे हैं, हम बेचें किसको? सही बात है ना। मतलब दुनिया में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जिनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसीज हैं, शायद 5 है ना। एक तो डॉलर है, एक यूरो है, एक अपना पाउंड स्टर्लिंग है जिसका ब्रिटिश में यूज़ होता है, एक रेनमिनबी है जो चाइना में यूज़ होता है, और एक येन है जो कि जापान में यूज़ होता है। ये 5 करेंसीज है जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं, ठीक है। इसको अब क्या बोलते हैं इस करेंसी को? एक्सचेंज के लिए होती है, कुछ बोलते हैं, खैर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो मैं ये बोल रहा था, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्सपोर्ट कम हो गए तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी को भेज नहीं रहे आइटम, कौन खरीदेगा भाई, है ना। तो हमारे प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, हमारे नौकरी चली जाएगी भाई। जितनी भी फैक्ट्रीज है ना वो बंद हो जाएंगी, नौकरी कहाँ से आएगी इंडिया में? तो जब हम बोलते हैं ना भाई देखो यार, यूएस के मुकाबले इंडिया का देखो रुपये कितना गिर गया मतलब कितना बढ़ गया है, 90 छू रहा है, 90 छू रहा है भाई साहब। हम गरीब हो रहे हैं, गरीब नहीं हो रहे, हमारे यहाँ नौकरियां पैदा हो रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ है वो। चाइना यही चीज़ करता है, पता है चाइना क्या करता है? जानबूझ के अपने प्राइस को डिफ्लेट कर देता है। मतलब मान लो हम चाइनीज़ हैं, मान लो हम चाइनीज़, जिंदगी में कभी चाइनीज़ नहीं बनने वाले हम लोग, लेकिन मान लो हम चाइनीज़ हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, जानबूझ के अपना जो रेनमिनबी का प्राइस है, रेनमिनबी, उसको बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब कि अब $1 में 120 रेनमिनबी मिल रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। उनकी वजह से उनकी जो फैक्ट्रीज है ना वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी तो ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उस चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतने ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। तो सरकार यही करती है, सरकार को बहुत मुश्किल से एक प्राइस को मैनेज करना होता है जो कि हमारे एक्सपोर्ट्स और नौकरियों का बैलेंस बन सके। अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा नौकरियाँ होंगी, है ना। अगर हमने प्राइसेस को ज़्यादा गिरा दिया तो ज़्यादा नौकरियाँ होंगी, हमने प्राइसेस को ज़्यादा बढ़ा दिया यानी कि हमने डॉलर के इक्वल बना दिया तो नौकरियाँ नहीं होंगी। इसमें चाइना और इंडिया के अंतर क्या होता है? अंतर ये है कि चाइना के पास रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है, इंडिया के पास थोड़े कम है। और चाइना के पास ड्यू टू देयर, मतलब चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ था, राइट, 1950 के आसपास, 1950 में हुआ था। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया और इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया। तो इससे क्या होता है, इंडिया प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने लग गया। हमारे अभी तक 70 से नहीं 60% करीबन जो इंसान है इंडिया के अंदर वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, मगर वो लेस देन 30% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। हम डायरेक्ट जंप किए हैं एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पे, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर छोड़ दिया है बिल्कुल भी, ठीक है। चाइना ने क्या किया, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान दिया, उन्होंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं उतनी ज़्यादा नौकरियाँ होती हैं। हम नौकरी कहाँ से लाएंगे भाई? हमारे ज़्यादातर लोग तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में इतना मुनाफा होता नहीं है, आप लोग जानते हैं कितना फार्मर सुसाइड रेट है। सर्विसेज, सर्विसेज में हाईली टेक्निकल लोग होते हैं, उन लोगों को अच्छी खासी ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन इंडिया में अभी भी काफ़ी लोगों को एक बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पा रही। तो आप इस गैप को कैसे भरोगे, है ना। तो इस गैप को भरने का तरीका है बीच वाला, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यही हमारे एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर के बीच का गैप को भरता है। अब एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया बढ़ाएगा कैसे? अपनी करेंसी को डी वैल्यू करके, मतलब अपने डॉलर टू रुपीस प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा उसको। मतलब अभी तो 85 है, मान लो 90 हो जाएगा, जितना ज़्यादा 90 को उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा नौकरियां बनेंगी इंडिया में, ठीक है। ये बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा एक्सचेंज का, मनी एक्सचेंज कैसे काम करता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना कल एक न्यूज़ आई थी डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब की, तो उन्होंने बताया कि जो ब्रिक्स की कंट्रीज है ना वो क्या कर रही हैं, वो ब्रिक्स मतलब कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अभी 4 कंट्रीज और ऐड हुई है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, सऊदी अरेबिया और ईरान, है ना। ये कंट्रीज ऐड हुई हैं 4 और, मतलब कुल मिला के 9 कंट्रीज है ब्रिक्स के फाउंडेशन में। तो ब्रिक्स ने तय किया कि हम लोग अपनी खुद की एक करेंसी बनाएंगे जो आपस में यूज़ करेंगे। मगर जो यूएसए है उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि भाई उनका जो डॉलर है वो पूरी दुनिया में यूज़ होता है। अगर हम लोगों ने एक करेंसी बना के आपस में एक खेल खेलना शुरू कर दिया तो इसकी तो मर जाएगी अच्छे से, है ना।
तो डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब ने क्या किया, कल एक ऐलान किया, बोला कि अगर तुम ब्रिक्स की कंट्री एक नई करेंसी सिस्टम बनाओगे तो हम जितनी भी कंट्रीज ब्रिक्स ब्रिक्स का हिस्सा है उससे 100% टैरिफ से लेंगे। टैरिफ का मतलब होता है 100% ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स वसूलेंगे अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो। इसमें इंडिया का नुकसान है। नुकसान ये है कि इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएस में ही करता है, ये इंडिया का नुकसान है। छोटी सी न्यूज़ है ये, मतलब थोड़ा फनी लगता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो जिम से हटके ये सब चीज़ें भी थोड़ी बहुत मुझे इंट्रीगिंग लगती हैं। तो एक छोटा सा एपिसोड था आज का। मैंने आपसे मॉर्निंग में पुश पुश नहीं, अपर एंड लोअर की बात करी थी ना। तो यार मेरा ना मन भर गया मेरा अपर लोअर से, तो मैं क्या करूँगा कल से मॉर्निंग में मैं दोबारा पुश पुल लेग्स या फिर पुश पुल आर्म्स लेग्स स्टार्ट करूँगा। चेस्ट एंड शोल्डर्स करेंगे कल मॉर्निंग में। अपना ध्यान पूरा चेस्ट एंड शोल्डर्स पे ही लगाएंगे, टाइम बचाएंगे, इफेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे, मस्त स्ट्रेचिंग करेंगे, रेस्ट पीरियड सही देंगे, हमारी ग्रोथ को होता हुआ देखेंगे। ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए इंसान को। एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट फेज। ओके, चलिए।